हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मैथ, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही साथ ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है जो अभी रेगुलर टेस्ट हो रहा है, वीकली टेस्ट या फिर इसको आप मंथली सब्जेक्ट टेस्ट कर सकते हैं, उससे संबंधित। तो किसी भी बोर्ड से आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 10 में तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है चैप्टर 3 का, वो है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप लोग इसका आंसर जो है क्वेश्चन लिखते ही सोचेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन दैट हैज नो सॉल्यूशन, दैट हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका कोई सॉल्यूशन, कोई हल इसका नहीं होगा। एक इक्वेशन जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, आपको बताना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यही है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन भी आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन है संगत, कंसिस्टेंट, या असंगत, इनकंसिस्टेंट, या दोनों कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले ही ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ से हटा देते हैं। या तो संगत है या तो असंगत है। अब आप लोगों ने एक्सरसाइज या चैप्टर 3 में पढ़ा होगा कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3 कंडीशन बनता है। जब हम ग्राफ उसका बनाते हैं तो 3 कंडीशन बनता है यार। यहाँ पे जैसा कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में आपको दो समीकरण मिलेंगे। तो 2 समीकरण यानी 2 लाइन बनेगी। दोनों लाइन कैसे कैसे हो सकते हैं, या दोनों लाइन पैरेलल होगा, समांतर होगा। जब समांतर होगा तो उसका समीकरण, ये तो ग्राफ हो गया, समीकरण क्या होगा। जब समांतर होगा तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ये समांतर होने पर होता है, ठीक है ना। इन चीज़ों को आप सही ढंग से याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं से दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन, दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसको संपाती बोलते हैं या कोइंसिडेंट बोलेंगे। ये तब होता है जब तीनों रेशियो बराबर होती है, यानी b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों जो है बराबर होगा, तब संपाती होंगी रेखाएं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। इसमें अनेक हल होते हैं। जब समांतर होंगे तो एक भी हल नहीं होंगे। या तीसरा कंडीशन कि दोनों रेखा जो है एक दूसरे को काटे किसी एक बिंदु पर, तो एक ऐसा कंडीशन तब बनता है जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। यहाँ पे रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक है, मतलब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन ही बनता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर 3 में। अगर आप इसको सही ढंग से समझ लेते हैं तो देखिए मैंने जितना भी क्वेश्चन लाया है और इस टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से इन 3 चीज़ों को आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो समांतर है, समांतर में कोई हल नहीं होता है, लेकिन संपाती और प्रतिच्छेदी में हल होते हैं। क्या क्या हल होते हैं, प्रतिच्छेदी होंगे तो एक, और संपाती होंगे तो अनेक या अनंत हल होंगे, ठीक है। इन दोनों कंडीशन को हम लोग किस में लाते हैं, संगत हल कहते हैं। और समांतर अगर होता है तो उसको असंगत कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट इसको कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन था ए में संगत और बी में असंगत। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा है, दैट हैज नो सॉल्यूशन, जिसका कोई हल नहीं है। तो जिसका कोई हल नहीं है यानी कि रेखाएं समांतर होंगी, और अगर समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं है, तो उसको हम लोग असंगत कहेंगे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ऐसे दो युग्मत, ठीक है, ऐसे दो युग्मत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, उसे क्या कौन सा समीकरण कहते हैं, जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। तो देखिए, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ कब नहीं होगा, जब दोनों रेखा समांतर होगी। जब कोई दो रेखा समांतर होगी तो कभी भी टच नहीं करेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। और इस तरह के समीकरण निकाय को क्या कहते हैं, ऑप्शन देखिए आप, संगत, दूसरा असंगत, तीसरा ए बी दोनों, और चौथा कोई नहीं।
तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 में ही कर चुके हैं, वही क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे लिख रहा है कि कोई भी जगह वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु उसमें नहीं है। तो उभयनिष्ठ बिंदु अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रेखाएं समांतर होंगी, और रेखाएं समांतर होंगी यानी कि हल उसके कैसे होंगे, असंगत होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर आप जैक बोर्ड से हैं तो शनिवार को आप लोगों ने इसका टेस्ट भी दिया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन सभी बोर्ड के लिए, CBSE हो, जैक हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक समीकरण दिया हुआ है 2, इनको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप। 7x - 15y = 2, और दूसरा इक्वेशन है x + 2y = 3। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है, इसका हल आपको बताना है। हल कैसे करेंगे, तो देखिए आप 3 विधि है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपने पढ़ा होगा। हल करने के लिए कुल 4 विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें ग्राफ्य विधि आप लोगों ने 9 में भी पढ़ा होगा, और क्लास 10 में आके हम लोगों ने और 3 विधि अलग से सीख लिया, जिसका नाम है वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से। जब इस क्वेश्चन को 7 से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हो जाएगा 7x + 14y = 21। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें क्या कीजिए, आप इसको भी ले आइए सामने। 7x - 15y = 2। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, 29y हो जाएगा, बराबर जो है 19 हो जा रहा है। सो y = आपको क्या मिला, 19/29। अब y का मान आप समीकरण यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा फिर x का मान। तो x + 2y, x का वैल्यू 2y का वैल्यू, आप y का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। 2 × 19/29 = 3। सॉल्व कीजिए इसको आगे। तो x = 3 - 19 × 2 38 हो जाएगा, बटे 29 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 87 - 38/29, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 49/29, ठीक है, 49/29 मिलेगा। तो इस तरह से x का वैल्यू जो है 49/9 हो गया, और y का वैल्यू 19/29 हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 को। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। तो आप सभी को पता होगा, चैप्टर में पढ़े होंगे कि यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल तब होता है जब ये तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है ना। तो तीसरा कंडीशन के लिए यहाँ पे देखिए 2 समीकरण दिए हुए हैं। 4x + py + 8 = 0, और दूसरा है 2x + 2y + 2 = 0। करना क्या है, a1/b2, a1/a2, b1/b2 निकालना है। तो 4/2 हो जाएगा, और यहाँ पे p/2 हो जाएगा। अब इसको इक्वल यहाँ पे लगा के देखिए हो क्या रहा है। तो दोनों साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 = p। क्यों नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये कंडीशन है अद्वितीय हल का। तो ठीक है, अद्वितीय हल तब होंगे जब p का वैल्यू 4 ना हो, ठीक है, p = 4 हो, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। इसको एक बार मिटा लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ये जैक बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रैखिक समीकरण युग्म a1x। तो इसको हम यहाँ पे ये एक्चुअली जो है
नहीं भी लिखे तो चलेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दो समीकरण दिए हुए हैं जहाँ पे कंडीशन दिया है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, हो तो निम्न में से कौन सा कथन होगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये तो कंडीशन हमने लिख के ही रखा है। पहला कंडीशन कह रहा है कि अगर ये दो समीकरण दिया हुआ हो और फर्स्ट जो ये कंडीशन बन रहा हो तो इनमें से क्या सही होगा। अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल तो नहीं होता है, समांतर होता है, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ अनेक हल, तो अनेक हल भी नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा, इनमें से कोई हल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इसमें, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं। 6 नंबर में है 2x प्लस ky इज इक्वल टू 3, और दूसरा है x प्लस hy इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है जहाँ पे x का वैल्यू आपको क्या लेना है 1 और y का वैल्यू क्या लेना है 3। आपको h और k, h का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 लेते हैं, तो जब हम 1 और 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस k का वैल्यू 3 है तो 3k हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो गया। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 3k इज इक्वल टू 3 और ये -2 होगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि k इक्वल टू क्या मिल गया 1/3 मिल गया। आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। 1 से हमने k का वैल्यू निकाल लिया, 2 से निकालेंगे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 रख दीजिए, तो 1 प्लस 3h इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 3h इज इक्वल टू 2 - 1 1 हो जाएगा। आगे h इक्वल टू 1/3, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं k भी 1/3 है और h भी 1/3 है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन में मान दिया हुआ है, जहाँ पे h और k दोनों का वैल्यू 1/3 है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। आगे देखिए, रेखिक समीकरण युग्म, इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब बुक से हट के कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है पता नहीं कैसे, डायरेक्ट एग्जाम में जब देखते हैं, इसीलिए उस दृष्टिकोण से ये जो क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रैक्टिस आपका पहले से बना रहेगा तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आसानी से बना सकिएगा। उस दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, रेखिक समीकरण युग्म। देखिए यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसका हल कैसा होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और दूसरा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब इसको हल करके आपको बताना है कि इसका सोल्यूशन किस प्रकार का होगा, एक होगा, अनेक होगा या नहीं होगा। तो चलिए a1/a2 फाइंड करते हैं, क्या होगा 1/2, b1/b2 2/2। तो यहाँ पे क्या दोनों इक्वल है, 1/2 और 2/2 इक्वल नहीं है, तो अद्वितीय हल होंगे। जब a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो प्रतिच्छेदी होते हैं और इसके एक हल होंगे, तो प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेंगे। 8 में क्या है, रेखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख कैसा होगा। आलेख तो हमने पहले ही बना दिया, यहाँ पे ग्राफ किस तरह का होगा। जब समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है, तो असंगत है मतलब कोई हल नहीं होगा, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, कभी भी टच नहीं करेंगी। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया 9 में, और 9 जो है वो द्विघात समीकरण से है। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, जैसे एक्सरसाइज 4.1 में पहला एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जिसमें एक ऑप्शन ये भी है, क्या है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, x - 1 टू द पावर 2 इज इक्वल टू x - 2 इंटू x प्लस 2। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर लेफ्ट में x² आएगा और राइट को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी x², दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए ये जो है द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है। ऑप्शन तो और भी 3 है,
जब हम इसी से समझ में आ रहा तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द्विघात सूत्र क्या है? तो द्विघात सूत्र आप लोगों को पता होगा। हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला जहाँ सही है उसको आपको टिक कर लेना है, ठीक है, द्विघाती सूत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है, उसका विविध कर आपको फाइंड करना है। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग इसको मिटाते हैं। विविध कर मतलब आप सभी को पता होगा, विविध कर को हम लोग डिस्क्रिमिनांट भी बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनांट कैसे फाइंड करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac से, जहाँ पे ABC क्या है? तो ABC जो है आपका x y और xy का कोफिशिएंट है, और साथ ही साथ c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? तो x स्क्वायर का जो गुणांक है, b का वैल्यू क्या है? -2 होगा, और c का वैल्यू क्या है? 1/3 होगा। d फाइंड करना, विविध कर b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ac, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 1/3। तो -2 का होल स्क्वायर 4 होगा, माइनस देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 0 आ गया, ठीक है। आपको फाइंड करना था d का वैल्यू, d का वैल्यू क्या आया? 0। यहाँ पे ऑप्शन में a में था 4, b में 2, c में 8 और d में 0, तो d ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो निम्न द्विघात समीकरण में kx, तो चलिए एक बार इस समीकरण को लिखना जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 में k का मान जब इसके मूल बराबर है, दो बराबर मूल हो। तो बराबर मूल कब होता है? मूल तब बराबर होता है जब d का वैल्यू 0 हो। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। kx इंटू एक्स हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। तो ये जो है द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या है? -2k। तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? k है, इंटू c का वैल्यू 6 है, इक्वल टू 0 कर देना है क्योंकि d इक्वल टू 0 हमको दिया हुआ था। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 24 ना, 6 4 या 24k हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k होगा। अब एक k तो कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 6 इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो आपको k इक्वल टू 6 मिल गया, ठीक है। k इक्वल टू क्या मिला? 6 मिला। तो ऑप्शन ए में k इक्वल टू 6 दिया है, b में -6 है, और c में -1 है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे। यदि विविध कर d इज लेस देन 0, देखिए विविध कर जो होता है d जो होता है 3 कंडीशन होता है, या d ग्रेटर देन 0 होगा। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें मूल वास्तविक और असमान होते हैं, अनइक्वल होते हैं। और d इक्वल टू जब 0 होता है तो मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। और ऑप्शन 3 d इज लेस देन 0, जब ऋणात्मक वैल्यू होता है d का, विविध कर का, तो यहाँ पे जो मूल होगा वो काल्पनिक मूल निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया जब d का वैल्यू लेस देन 0 हो तो मूल कैसे होंगे? तो मूल ऑप्शन ए में काल्पनिक है, काल्पनिक ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल आपको फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग लिख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका मूल आपको ज्ञात करना है। मूल कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूला आप जानते होंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इस फॉर्मूला में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, माइनस लिख दिए, b का वैल्यू क्या है? -2 रूट अंडर 6 है, रख दिए इसको,
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है तो वही 2 रूट अंडर 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, ए का वैल्यू क्या है 3 है, इंटू सी, सी का वैल्यू क्या है 2 है, बाई 2a, 2 इंटू ए, आप यहाँ a का वैल्यू क्या है तो 3 है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 रूट अंडर 6 हो गया, प्लस माइनस यहाँ देखिए स्क्वायर जब करेंगे तो 2 दूना 4 चौक 24, ठीक है, तो 24 हो गया यहाँ पे, माइनस 4 तिया 12 दूना 24, तो 24 माइनस 24 आपको मिला, नीचे 3 दूना 6 है। जब सॉल्व करेंगे 24 माइनस 24 जो है 0 हो जाएगा, आपको बचेगा 2 रूट अंडर 6 बाई 6। जब रूट अंडर 6 इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बाई रूट अंडर 6, और रूट अंडर 6 का मतलब रूट 2 रूट 3 होता है, तो ये भी जब कट जाएगा तो यहाँ पे देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया, और नीचे रूट 2 इंटू रूट 3 हो गया, एक रूट 2 कट गया, बचा रूट 2 बाई रूट 3। तो ये आंसर आपको मिलेगा। x का वैल्यू क्या आएगा रूट 2 बाई रूट 3, तो एक रूट 2 बाई रूट 3। लेकिन देखिए ये वाला कंडीशन जो है 0 आ गया, जिसके चलते दोनों जो मूल निकलते हैं, द्विघात समीकरण में 2 मूल निकलते हैं, और d जब 0 हो जाए, ठीक है ना, d का वैल्यू जब 0 हो जाए दोनों मूल समान होंगे, इसीलिए प्लस माइनस नहीं, दोनों में प्लस होगा, रूट 2 बाई 3 और रूट 2 बाई रूट 3, ठीक है, दोनों में वही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। अगर मूल वास्तविक और समान होगा तो अभी हमने कहा था ऑप्शन 2 होगा, यानी कि d बराबर 0 होगा, वही यहाँ पे ऑप्शन में पूछा है, d बराबर 0, d इज़ लेस देन 0, d इज़ ग्रेटर देन 0, क्या होगा तो d इक्वल टू 0, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दो लगातार धन पूर्णांक धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 306 है। तो दो लगातार संख्या है, और कैसा संख्या है पूर्ण संख्या है, तो मान लीजिए एक अगर x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, ठीक है, इसका गुणनफल दिया हुआ है आपको, ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो 306 आएगा, ठीक है, यही चीज़ दिया है। तो इस कथन का समीकरण छोटी संख्या x कहा दिया है, तो इसका समीकरण क्या बन रहा है ये आपको बताना है। तो बहुत आसान है, x को x प्लस 1 से गुना कर दीजिए, 306 आ रहा है, सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, देखिए इतना ही तो करना था, बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में और कुछ ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन सी में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। तो ये जो प्रश्न था ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और मैंने बता दिया क्यों इम्पॉर्टेंट है। बुक में ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसीलिए सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को ला के हम आपको तैयारी कराएंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहे और अच्छा मार्क्स को आप हासिल करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।